प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की कक्षा में। आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे सूक्ष्म शिक्षण फाइल प्रारूप एवं आवश्यक सामग्री के संदर्भ में। आप सभी की सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, अतः प्रक्रिया पूर्ण होते होते आपको सूक्ष्म शिक्षण की फाइल का निर्माण करना है। इस फाइल का निर्माण किस प्रकार से किया जाएगा, इसके प्रारूप को आज हम जानेंगे और फाइल निर्माण करते हुए क्या क्या आवश्यक सामग्री अपेक्षित है जिसके माध्यम से आपकी फाइल पूर्ण होगी, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं सूक्ष्म शिक्षण का एक सामान्य सा परिचय। सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसा शिक्षण होता है या इसको ऐसा कहा जाए कि छात्रों को पढ़ाने की एक ऐसी तकनीक है जिसमें कि पढ़ाने वाला जो छात्र अध्यापक है उसको विद्यालय में जो अपना 16 सप्ताह का प्रशिक्षण लेने जाना है, उस विद्यालय की वास्तविक कक्षा का अनुभव इस सूक्ष्म शिक्षण की कक्षा में प्रदान किया जाता है। अर्थात वास्तविक कक्षा में आप किस तरीके से बच्चों को अधिगम की प्रक्रिया से जोड़ेंगे, किस तरीके से आप अपने शिक्षण की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे, इस संदर्भ में जो कौशल हैं उनको इसके अंतर्गत आपको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। इसकी जो शुरुआत है 1963 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में डी एलन ने किया था। ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। भारत में यदि इसकी शुरुआत की बात करें तो डी तिवारी जी ने 1967 में इलाहाबाद में इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसके अंतर्गत एक अध्ययन की सामग्री हमारे पास होगी, यानी एक छोटा सा कंटेंट, जैसे ये पैरा ही है, ऐसा एक पैरा हमारे पास होगा। उस पैरा को पढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके के कौशल होते हैं, तो प्रत्येक कौशल का हमको प्रयोग करना है और इस कंटेंट को पढ़ाने के लिए अगर हम एक कौशल का प्रयोग कर रहे हैं तो उस कौशल के लिए समय भी क्या होगा, निश्चित होगा। तो वो समय ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटे तक पढ़ा रहे हैं या 2 घंटे तक पढ़ा रहे हैं। निश्चित है कि आपको उस कौशल के विकास के लिए माइक्रो टीचिंग के दौरान कितना समय दिया जाएगा, तो अत्यधिक अल्पावधि इसमें अवधि इसमें होती है। इसमें आपके द्वारा जिसको शिक्षण कार्य आप जिसके माध्यम से संपन्न करेंगे या जिसको आप पढ़ाने का कार्य करेंगे, एक लघु कक्षा आपको प्रदान की जाएगी। इसमें छोटे समूह में आपके पास विद्यार्थी होंगे आपके। ये एक इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं कि एक आर्टिफिशियल कक्षा इसको ले सकते हैं, जिसमें आपको वास्तविक कक्षा की फीलिंग्स प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ इसमें आप जब पढ़ा रहे होंगे तो जब आप पढ़ा चुके होंगे तो आपको फीडबैक भी प्रोवाइड किया जाता है। वो फीडबैक आपके अध्यापक के द्वारा आपको प्रदान किया जाएगा। अध्यापक फीडबैक के माध्यम से आपको संशोधन के बिंदु देगा। आपके द्वारा उन बिंदुओं पर विशेष प्रकाश डालते हुए पुनः अपनी जो योजना है उसको तैयार करना होगा और फिर से पाठ्य योजना तैयार कर आपको फिर से उसका प्रस्तुतिकरण देना होगा। उसके पश्चात भी यदि पुनः कमियां रह जाती हैं उस कौशल के विकास में, जो उसके कंपोनेंट्स आपको बताए जाएंगे उस कौशल से संबंधित, तो उसके निराकरण के लिए तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। इसका अर्थ क्या है कि आपने किसी कंटेंट की प्लानिंग की, आपने कंटेंट लिया, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपने अपने प्लान को निर्धारित किया जिसको आपको कक्षा में पढ़ाना है। पढ़ाने के पश्चात आपके अध्यापक ने आपको फीडबैक प्रोवाइड किया। फीडबैक में कुछ आपके पढ़ाने के तरीके में कमी लगी तो आपको निर्देश दिया गया कि इसमें सुधार कीजिए। आप फिर से अपनी जो प्लानिंग है उसको करेंगे। प्लानिंग के अंतराल आप उसका प्लान बनाएंगे और उस प्लान के अकॉर्डिंग फिर से आप उसे प्रेजेंट करेंगे और प्रेजेंट करने के बाद यदि फिर से फीडबैक में आपको
कुछ सुझाव मिलते हैं तो फिर से ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। इसका अर्थ क्या है? माइक्रो टीचिंग स्टेप बाय स्टेप चलने वाला एक प्रक्रियागत प्रक्रिया है जिसमें आपको प्रोसेस को फॉलो करना होता है। तो क्या है वो प्रोसेस? माइक्रो टीचिंग में अभी जो मैं आपको समझा रही थी वो इस तरीके का चक्र यहाँ पर है। आपके द्वारा शिक्षण कार्य किया गया, शिक्षण कार्य में आपको फीडबैक दिया गया, फीडबैक के अनुसार आपने फिर से योजना बनाई, योजना में आपको फिर से शिक्षण कार्य करके दिखाना हुआ, फिर आपको फीडबैक मिला। अगर अच्छा है तो फिर आप नए कौशल का शिक्षण कार्य करेंगे, फिर फीडबैक मिलेगा और ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती जाएगी। तो इनके लिए कितना समय आपके NCERT के द्वारा निर्धारित किया गया है ये आपको याद होना चाहिए। टोटल शिक्षण का समय है 36 मिनट, लेकिन इसमें जो एक कौशल को पढ़ाने के लिए आपको मिलेगा वो है केवल 6 मिनट। 6 मिनट में आपको अपने स्किल को प्रेजेंट करके बताना। इसका अर्थ है माइक्रो टीचिंग के स्किल को जब आपका टीचर आपको बता रहे होंगे प्रत्येक दिन और दूसरे दिन आके आपको उसकी प्रस्तुति देनी है, तो प्रस्तुति कितने मिनट की होगी? 6 मिनट की प्रस्तुति आपको उस कौशल की करनी है। टीचर आपको फीडबैक प्रोवाइड करेंगे, फिर से फीडबैक से आपको रीटीचिंग के लिए प्लान बनाना है, फिर रीटीचिंग करनी है 6 मिनट की अगेन, फिर आपको फीडबैक मिलेगा। इस तरीके से आपकी माइक्रो टीचिंग के माध्यम से उस कौशल को आप में विकसित किया जाएगा। माइक्रो टीचिंग का ये पैटर्न एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है और इस पैटर्न को तैयार करने में जो योगदान दिया है वो NCERT का है, MS विश्वविद्यालय बड़ौदा का है और इंदौर विश्वविद्यालय के कंट्रीब्यूशन से ये मॉडल तैयार किया गया है, जिसमें कुल 36 मिनट के सारे स्टेप्स अगर आप काउंट करेंगे तो इसमें क्या लगता है? 36 मिनट लगता है। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाता है माइक्रो टीचिंग में कितना समय लगता है, तो टीचिंग में आपको केवल कितना समय लग रहा है? 6 मिनट का समय लग रहा है। तो इस पर आधारित आपके कौन कौन से कौशल आपको बताए जाएंगे, आपकी फ़ाइल कैसे निर्मित होगी, आज हम इसी पर विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। आपको समझने का प्रयत्न करना है कि फ़ाइल निर्माण करते हुए मुझे किस किस सामग्री की आवश्यकता है, कैसा स्ट्रक्चर मुझे फॉलो करना है जिसके माध्यम से मेरी माइक्रो टीचिंग की फ़ाइल निर्मित होगी और माइक्रो टीचिंग समाप्त होते ही मेरे द्वारा विभाग में फ़ाइल जमा कर दी जाएगी। यह आपको सुनिश्चित करना है आज के इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए चलते हैं सूक्ष्म शिक्षण प्रारूप और आवश्यक सामग्री के तरफ। सबसे पहले आपको आवश्यकता है फ़ाइल निर्माण के लिए गत्ते वाली फ़ाइल की। आप जानते हैं कि आप गत्ते वाली फ़ाइल में ही कार्य आप करते हैं और उसी में आप अपने असाइनमेंट जमा करते हैं, तो आपको इस कार्य के लिए भी गत्ते वाली फ़ाइल का ही चयन करना है। गत्ते वाली फ़ाइल को आपको येलो कलर के कवर पेज से क्या करना है? कवर करना है। उसमें जो जिल्लत लगाएंगे आप पीले रंग की जिल्लत लगाइए। कवर पेज में यानी कि फ्रंट में गत्ते में आपको अपने विश्वविद्यालय का नाम लिखना है इस तरीके से। उसके बाद मध्य में आपका लोगो आ जाएगा। लोगो के ठीक नीचे आपको अपना सत्र लिखना है। सत्र के नीचे आपको अपनी फ़ाइल का नाम लिखना है। सूक्ष्म शिक्षण एवं बृहद पाठ योजना फ़ाइल, जिसके अंतर्गत पहली संस्कृत शिक्षण है और दूसरी हिंदी, सामाजिक अध्ययन और अंग्रेजी शिक्षण, जो भी आपका द्वितीय शास्त्र शिक्षण का विषय है उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। बाईं ओर आपको अपने निर्देशक यानी कि सभी प्राध्यापकों का नाम लिख देना है और दाईं ओर जमाकर्ता यानी कि आपका नाम आएगा, आपके सत्र का नाम आएगा, आपका अनुक्रमांक और आपका नामांकन संख्या इसमें आ जाएगा। तो बाहर फाइल के गत्ते पे आपको ये सारी प्रविष्टियाँ पूर्ण करनी है। उसके पश्चात जो भी कार्य फाइल के अंदर जिस पेज में किया जाएगा वो पेज A4 साइज के पेज होंगे। मैंने आपकी कक्षा जब प्रारंभ हुई थी प्रथम सेमेस्टर में तब भी आपसे कहा था
कि अब से यह प्रयत्न आपको करना है कि आप A4 साइज में ही सारे कार्य संपादित करें। और इसकी उपयोगिता भी आपको बताई थी, जो कि अध्यापक को श्यामपट्ट पे लिखना होता है। और श्यामपट्ट पे लिखने का जो एक सूक्ष्म प्रारूप यदि मैं कहूँ तो ये A4 साइज को कहा जा सकता है, जिस पे आपको बिना रेखाओं के सहयोग से लेखन कार्य करना होता है। तो A4 साइज के पृष्ठ पर ही आप अपनी इस फाइल का कार्य करेंगे। अब बात आती है किस भाषा में आप फाइल का कार्य करेंगे। जब आप संस्कृत शिक्षण का कार्य करेंगे, संस्कृत शिक्षण के कौशलों का कार्य करेंगे, संस्कृत शिक्षण के कौशल का डेमोस्ट्रेशन करेंगे, तो आपका पढ़ाने की भाषा भी संस्कृत होगी और लिखने की भाषा भी क्या होगी, संस्कृत होगी। जब आप हिंदी और सामाजिक विषय को पढ़ा रहे होंगे तो आपकी पढ़ाने की भाषा भी हिंदी होगी और फाइल में कार्य करने वाली भाषा भी हिंदी होगी। जब आप अंग्रेजी शिक्षण का कार्य कर रहे होंगे तो आपकी पढ़ाने की भाषा भी अंग्रेजी होगी और फाइल में जो भी कौशल आप लिखेंगे, कौशल का डेमोस्ट्रेशन देंगे, वो भी अंग्रेजी भाषा में ही दिया जाएगा। अर्थात जिस विषय की फाइल है उस विषय में भाषा और लेखन की भाषा वही होगी जिसमें आप उसको पढ़ रहे हैं। तो संस्कृत को संस्कृत में ही बोलना है और लिखना है, हिंदी सामाजिक को हिंदी में लिखना है और बोलना है, अंग्रेजी को आपको अंग्रेजी में ही लिखना और पढ़ना है, पढ़ाना है विद्यार्थियों को। अब बात आती है प्रथम शिक्षण विषय। आपके द्वारा क्या किया जाएगा, एक फाइल ली जाएगी और इस फाइल में पहला जो आप इस तरीके से बुकमार्क बनाकर लगाएंगे जो इंडिकेट करेगा कि यहाँ से आपने संस्कृत शिक्षण के कौशलों का कार्य किया है, तो आप आवश्यक रूप से बुकमार्क का प्रयोग कीजिए। बुकमार्क यह प्रदर्शित करने का कार्य करता है कि यहाँ पर इस चीज़ का कार्य यहाँ पर किया गया है, तो आप अपने तरीके से बुकमार्क बनाकर अपनी फाइल में चस्पा कर सकते हैं। तो पहला कार्य आपको संस्कृत शिक्षण का करना है। संस्कृत शिक्षण में सूक्ष्म शिक्षण की फाइल का प्रारंभ आप अनुक्रमणिका से करेंगे। अनुक्रमणिका में ये बिंदु आपके पास रहेंगे। इन बिंदुओं में आप रोज़ आपको कौशल और कक्षा में पढ़ाने के लिए अध्यापक आएंगे। जैसे शेड्यूल में पहली कक्षा किसकी लगी हुई है, दूसरी कक्षा किसकी लगी हुई है, तीसरी कक्षा किसकी लगी हुई है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ नोट भी करनी है और लिखनी भी हैं। दूसरे दिन कौशल का प्रस्तुतिकरण होगा, तो यहाँ आप नाम लिखेंगे, कौशल का प्रस्तुतिकरण, नाम और प्रस्तुतिकरण लिख देंगे। पर्यवेक्षक, किस अध्यापक ने आपको पर्यवेक्षित किया है उस अध्यापक का नाम लिखेंगे और अध्यापक के हस्ताक्षर। फिर आपको कौशल के बारे में बताया जाएगा, लिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। आप पहले दिन की उस क्रिया को पूर्ण करेंगे तो उसको यहाँ पे लिख देंगे। फिर प्रस्तुतिकरण वाले दिन की बारी यहाँ पे आ जाएगी, प्रस्तुतिकरण का विवरण आप यहाँ पर दे देंगे। इस तरीके से आप अपने बताए जाने वाले कौशलों का विवरण अनुक्रमणिका में प्रदान करेंगे, संस्कृत की संस्कृत में और हिंदी की हिंदी में, अंग्रेजी की अंग्रेजी में। इसके बाद आपको फाइल के कार्य के प्रारंभ में जैसे ही अनुक्रमणिका बनेगी उसके बाद के पृष्ठ में सूक्ष्म शिक्षण का परिचय, उसकी विशेषता, उसकी उपयोगिता, उसका चक्र, जो जो चीज़ महत्वपूर्ण अध्यापक के द्वारा आपको कक्षा में बताई जाएगी उसको सामान्य स्वरूप में आपने कुछ पृष्ठों में लिखना है। ये एक ही विषय के लिए लिखी जाएगी, यानी एक ही बार लिखना है। जब आप दूसरे विषय का शिक्षण कार्य करवा रहे होंगे उस समय आपको नहीं लिखना है। ये फाइल के प्रारंभ में ही आप लिख चुके होंगे जब कौशलों का कार्य प्रारंभ कर रहे होंगे। उसके पश्चात आप जब ये सारा डिटेल लिख चुके होंगे तो आपके पास टास्क रहेगा कि मैं ऐसा कौन सा प्रकरण लूँ जिसमें कि मुझे जितने भी कौशल बताए जाएंगे, चाहे वो प्रस्तावना का कौशल हो, फिर वो व्याख्यान कौशल हो या दृष्टांत कौशल हो या आपका पुनर्वलन का कौशल हो या आपका श्यामपट्ट कौशल हो या प्रश्न कौशल हो, इन कौशलों के लिए आपको, इन कौशलों को सीखने के लिए आपको
यह निश्चित करना है कि आपका पढ़ाए जाने वाला प्रकरण क्या होगा। क्या वो गद्यांश होगा, क्या वो पद्यांश का होगा, या क्या वो व्याकरण का होगा। यदि आप गद्य से प्रकरण को ले रहे हैं तो वो टॉपिक आपको यह सोच कर लेना है कि उसमें ही आपको प्रस्तावना प्रश्न बनाने सीखने हैं। उसी में आपको व्याख्या, उसके ही एक पैराग्राफ में व्याख्या देनी सीखनी है। उसी से आपको जो दृष्टांत हैं वो दृष्टांत उस पैराग्राफ के लिए बनाने सीखने हैं। उसी से आपको पुनर्वलन विद्यार्थियों को कैसे देना है, ऐसे प्रश्न बनाने सीखने हैं। उसी से आपको श्यामपट्ट के काठिन्य निवारण, उच्चारण अभ्यास के प्रश्न बनाने सीखने हैं। और उसी से आपको प्रश्नों का निर्माण करना सीखना है कि किस तरीके से मैं विद्यार्थियों का मूल्यांकन करूं कि मैंने जो पढ़ाया विद्यार्थी को समझ में आ रहा है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आपने कबीर के दोहे ले लिए उदाहरण के रूप में पढ़ाने के लिए, तो ये चैप्टर में ही आपको प्रस्तावना के क्वेश्चन बनाने सीखने हैं। इसी चैप्टर की आपकी व्याख्या देनी सीखनी है। इसी के दृष्टांत कैसे प्रयोग होंगे, इसका पुनर्वलन का प्रयोग हम कैसे करेंगे, प्रश्नों का निर्माण या श्यामपट्ट कार्य कैसे करेंगे, ऐसे कंटेंट बनाकर आप सीखें। जो कि आपको जब आप विद्यालय में पढ़ा रहे होंगे विद्यार्थियों को, तो रोज़ आपका एक कंटेंट जब आप विद्यार्थी के साथ 35 मिनट का डिस्कशन के लिए लेके जाएंगे, तो वो ऐसा नहीं कि कक्षा में बदलने पे लगा हुआ है। आप निश्चित करके जाएंगे कि आज मैं ये टॉपिक विद्यार्थियों को पढ़ाने वाला हूँ, तो इसीलिए उसी टॉपिक में ये सारे कौशल यूज होंगे। इसीलिए आप को अधिक सुविधा हो सके, सरलता हो सके, इसीलिए कोशिश कीजिए कि जो भी कौशल आप सीखेंगे उसके लिए आप एक कंटेंट अपना निश्चित कर लेंगे कि मैं गद्यांश से एक पैराग्राफ लूँगा या पद्यांश से कोई पंक्तियाँ लूँगा या व्याकरण के लिए कोई कंटेंट लूँगा, संज्ञा, सर्वनाम, कारक, प्रत्यय, उपसर्ग, इस तरीके से आपको सुनिश्चित करना है और उसी पर आपको सारी प्रक्रिया सीखने का प्रयत्न करना है। यह आप अपनी सरलता के लिए कर सकते हैं। अन्यथा आपकी रुचि है कि भिन्न भिन्न में मैं ट्राई करके देखूं कौशल में, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन सीखने के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप एक प्रकरण पर सारे कौशलों को सीखने का प्रयत्न कीजिए। जब आप अपना प्रकरण सुनिश्चित कर चुके होंगे, तो अब आपको यह पता होना चाहिए कि सूक्ष्म शिक्षण के प्रत्येक कौशल में लगने वाले पृष्ठों की संख्या कितनी होगी। चूँकि मैं पहले ही कह चुकी थी कि A4 साइज के पृष्ठ का प्रयोग आपको करना है। तो यहाँ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि 5 पेज यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अर्थात मैं अगर आपको प्रस्तावना कौशल बताऊंगी तो प्रस्तावना कौशल पर 5 पेजों में काम होना है। मैं यदि आपको दूसरे दिन व्याख्यान कौशल सिखा रही हूँ तो व्याख्यान कौशल पर भी 5 पृष्ठों का कार्य होगा। मैं यदि आपको दृष्टांत कौशल सिखा रही हूँ तो उसमें भी 5 पृष्ठों का कार्य होगा। यदि मैं आपको पुनर्वलन कौशल सिखा रही हूँ तो उस पर भी 5 पृष्ठों का कार्य होगा। श्यामपट्ट कौशल में कार्य हो रहा है तो 5 पृष्ठों पे कार्य होगा। प्रश्न कौशल बताया जा रहा है तो 5 पृष्ठ। आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि एक कौशल में हमारे 5 A4 साइज के क्या लगने हैं, पृष्ठ लगने हैं। अब उन पृष्ठों में क्या कार्य होगा जानते हैं। सबसे पहला पृष्ठ बताता है आपको कौशल के बारे में। इसके लिए प्रस्तुतिकरण से पूर्व दिवस में अध्यापक आपकी कक्षा में आएंगे और 1 से 2 घंटे तक वो इस कौशल की संपूर्ण जानकारी आपको देंगे कि कौशल क्या है, कौशल का उपयोग क्यों हो रहा है, इसकी आवश्यकता क्यों है, इसके कौन कौन से घटक हैं, अध्यापक को इस कौशल का प्रयोग आना क्यों चाहिए और इस कौशल का प्रयोग वो पाठ्य योजना में कहाँ पे करता है, किस तरीके से करता है, विद्यार्थियों को अधिगम की ओर किस तरीके से लेके जाता है, वो कौशल का परिचय देगा। फिर वो चाहे प्रस्तावना हो, व्याख्यान हो, दृष्टांत हो, पुनर्वलन हो, आपका श्यामपट्ट हो या प्रश्न कौशल हो, जिस भी कौशल का प्रयोग अध्यापक बता रहा है, सबसे पहले प्रस्तुतिकरण से पूर्व दिवस उसका परिचय आपको दिया जाएगा।
उस परिचय में से आपको क्या लेना है, हम आगे इस चीज़ को अध्ययन करेंगे। नंबर 2 में जो पहले दिन की कक्षा में बताया गया उसको आपने समझा और समझने के बाद दूसरे दिन प्रस्तुतिकरण के लिए आपने द्वितीय दिन दूसरे पेज में प्रस्तुतिकरण के प्रकरण को आपने दर्शाया। इसको भी लिखा और इसको भी लिखा। कार्य क्या है, इसमें आपको आज अपनी प्रस्तुति देनी है। जो पहले दिन बताया गया उसको आप लिख कर लेके आए, समझ के लेकर आए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि प्रस्तावना कौशल में पढ़ाने से पहले आपको प्रश्न पूछने हैं। वो प्रश्न पूर्व ज्ञान से संबंधित होने चाहिए। उन प्रश्नों में तारतम्यता होनी चाहिए, यानी वो प्रश्न जिगजैग फॉर्म में बने हुए होने चाहिए। पहले प्रश्न से निकलने वाले आंसर से ही दूसरे प्रश्न की शुरुआत होगी, दूसरे प्रश्न के आंसर से ही तीसरे प्रश्न की शुरुआत होगी, तीसरे प्रश्न के आंसर से ही चौथे प्रश्न की शुरुआत होगी और चौथा प्रश्न समस्यात्मक होगा। तीसरे प्रश्न के उत्तर में आपका प्रकरण निकल जाना चाहिए। तो मैंने ये आपको पहले दिन समझाया। अब मैंने आपको बताया कि भाई प्रश्न निर्माण करते हुए घटक ये कह रहा है कि प्रश्न में जिगजैग का प्रयोग होना चाहिए, तारतम्यता होनी चाहिए, प्रश्नों को द्व्यर्थी नहीं होना चाहिए, प्रश्नों में व्याकरणात्मक शुद्धता का ध्यान। ये कंपोनेंट्स मैं बता रही हूँ आपको कि प्रश्न निर्माण करते हुए। अब आपने अपने लिए प्रकरण चुन लिया कि मैंने कबीर के दोहे पढ़ाने हैं और कबीर के दोहे में आपने 2 दोहे ले लिए। तो अब आपने टॉपिक निकलवाना है। प्रस्तावना प्रश्न या प्रस्तावना कौशल का कार्य है बच्चों से प्रकरण को निकलवाना, ताकि अध्यापक अपने शिक्षण कार्य को शुरू कर सके। विद्यार्थी जब तक प्रस्तावना प्रश्न नहीं बोलेगा खुद से, तब तक आप अपना प्रकरण प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपको यह भी तो जानना है कि मेरे पढ़ाने से पूर्व विद्यार्थी क्या सामान्य जानकारी रखते हैं इस चीज़ के बारे में, और रखते हैं तो कितनी जानकारी रख रहे हैं, कहाँ पे आकर उनको समस्या हो गई है। अब उनकी समस्या का निराकरण आप अपने स्पष्टीकरण से देंगे कि उनको इतनी जानकारी है, मुझे यहाँ ऐसा दृष्टांत प्रयोग करना है कि सारे बच्चे उस चीज़ को समझ सके, 1-2 बच्चे ही ना समझे, केवल सारे बच्चों को समझ में आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि केवल कक्षा के 1-2 बच्चों को ही आपका पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, सब बच्चों को समझ में आना चाहिए। इसीलिए आप उनसे क्या कर रहे हैं, प्रीवियस नॉलेज की चेकिंग कर रहे हैं कि किसको कितनी जानकारी है, कक्षा कितनी जानती है। तो अब आप कबीर के दोहे निकलवाने वाले प्रश्नों को निकाल कर लेकर आए। तो दूसरे पेज में आपका क्रियान्वयन का कार्य यहाँ पर आ गया। अब तीसरे पेज में पर्यवेक्षण प्रपत्र इसको नाम दिया गया। इसमें अध्यापक क्या करेगा, आपको मार्किंग आपकी करेगा। कुछ टेबल बनी हुई होगी, उस टेबल के अकॉर्डिंग वो देखेगा आप बहुत अच्छा बता रहे हैं, आप कुछ अच्छा बता रहे हैं या बिल्कुल अच्छा नहीं आप समझा पा रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो आपकी टिक करके आपका टेबल निर्मित करेगा और आपको कुछ फीडबैक की टिप्पणियाँ देगा जिस पर आपको विशेष ध्यान देना है। उसकी टिप्पणियों को आपको ध्यान देते हुए फिर से अपना प्लान जो यहाँ किया था इस सेकंड पेज में, जहाँ गलती होगी उनके द्वारा पेन से वहाँ बता दिया जाएगा, रिमार्क भी डाल दिया जाएगा, उसमें आप सुधार करते हुए फिर से पढ़ाने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। फिर से टीचिंग करेंगे, फिर से आपका फीडबैक मूल्यांकन होगा, फिर से आपकी रेटिंग होगी और उसके बाद अध्यापक क्या करेगा, दर्शाएगा कि अब आपको ये कौशल आ चुका है। जब तक आप की जो रेटिंग है, रेटिंग स्केल निर्धारण मापनी जिसको कहा गया, जो 0 से लेकर 6 रेटिंग तक आपको मिलेगा। जैसे आप देखते हैं ना, कोई सामान आप ऑनलाइन ख़रीद रहे हैं तो उसके बाद प्रोडक्ट वाले कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को रेटिंग दीजिए 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। तो वैसे ही आप जब पढ़ा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, 6 मिनट के लिए अपना प्रदर्शन कर रहे हैं मंच से, तो अध्यापक आपके पढ़ाने के बाद आपको क्या कर रहा है, रेट दे रहा है, आपका रेटिंग कर रहा है कि ये कंपोनेंट्स कितने लेवल तक आप में विकसित हो चुका है, 0 से लेकर 6 तक। और जब वो आपकी रेटिंग करता है, यदि बहुत सारे पॉइंट्स आपके 0, 1, 2 तक आ रहे हैं, इसका अर्थ है वो कौशल आप में सही तरीके से विकसित नहीं हो। उसने रीटीचिंग के लिए आपको कह दिया, फिर से आपने रीटीचिंग की और जब तक करते रहेंगे जब तक आप में 5, 6 तक आपको क्या नहीं मिल जाता है, रेटिंग नहीं मिल जाती है।
तो ये इस चीज़ को बताने का कार्य करता है, जिससे कि आप में आपकी उस कौशल की कमियों को दूर किया जा सके और आप में सुधार करते हुए आपको शिक्षण के लिए उत्तम तरीके से क्या किया जाए, तैयार किया जा सके। तो यहाँ तक मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। हमने जो अध्ययन किया अपनी कक्षा में, हमने जाना कि सूक्ष्म शिक्षण कौशल, चाहे वो प्रस्तावना बताई जाए, चाहे वो हमको व्याख्यान बताई जाए, दृष्टांत बताई जाए, पुनर्बलन बताया जाए, श्यामपट बताया जाए, प्रश्न कौशल बताया जाए, प्रत्येक कौशल में 5-5 पन्नों का कार्य होगा। पहले पन्ने में शिक्षक द्वारा पूर्व दिवस में बताई गई जानकारी को लिखा जाएगा, यानी कौशल का अर्थ और कौशल के घटक लिखे जाएंगे। दूसरे पृष्ठ में हमारे द्वारा उन घटकों के आधार पर क्रियान्वयन का कार्य किया जाएगा, जिसके लिए प्रकरण आपके द्वारा सिलेक्ट होगा और उस प्रकरण पर आधारित जैसी क्रिया बताई होगी पहले दिन, उस क्रिया को आप करेंगे। दूसरे दिन प्रस्तुतिकरण के दिन तीसरे पृष्ठ पे अध्यापक आपको चेक करेगा और फीडबैक प्रोवाइड करेगा आपको। फीडबैक के अनुसार अगर सुधार की आवश्यकता है तो आपको रीटीचिंग करनी है, जब तक कि अच्छी रेटिंग आपको ना मिल जाए फिर से आपको फीडबैक प्रोवाइड किया जाएगा। उससे पहले आपको अपने लिए प्रकरण निश्चित कर लेना है, गद्यांश, पद्यांश या व्याकरण क्या आप पढ़ाने जा रहे हैं। सूक्ष्म शिक्षण का परिचय आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हम क्यों इस चीज़ को कर रहे हैं, क्या इसको करने से हमारे शिक्षण में सुधार होगा। अनुकर्मणि का निर्माण आप करेंगे। संस्कृत शिक्षण का कार्य के लिए आपको संस्कृत भाषा का प्रयोग करना है। हिंदी शिक्षण के लिए हिंदी, सामाजिक के लिए हिंदी, अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी का A4 साइज के पृष्ठों पे आपको कार्य करना है। और फाइल फोल्डर में सामान्य प्रविष्टियों को इस तरीके से पीले कवर के चार्ट के फ्रंट में आप लिख देंगे सारी चीज़ों को, और फाइल फोल्डर को आप अपने लिए चूज कर लेंगे और इस तरीके से आप अपने 6 मिनट के कौशल के प्रदर्शन को अध्यापक को अपने दिखाएंगे। तो आज की कक्षा में हम इतना ही अभी अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।